नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल 10 on 10 के कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आरपीएफ के लिए धमाकेदार पिछले आए हुए क्वेश्चन, एकदम शुरू से आए हुए क्वेश्चन से वर्तमान तक के आए हुए क्वेश्चन का संग्रह मैं आप लोग को लगातार अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर दूंगा। तो इसलिए यदि आप लोग आरपीएफ बेस या रेलवे बेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को आप लोग प्रेस कर दे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यदि और आप लोग अगर आरपीएफ का बेस शुरू करना चाहते हैं तो सोमवार से हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है और आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एकदम डीप पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे, धमाकेदार पढ़ेंगे। मैं हर क्वेश्चन का संग्रह करूंगा। आप लोग निरंतर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए हिंदू दार्शनिक विचार योग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो हिंदू दार्शनिक विचार योग के प्रवर्तक आपके कौन है जी? पतंजलि। कौन है आपके? पतंजलि आपके योग के प्रवर्तक हैं। देखिए ये जो महर्षि पतंजलि है, ये शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये देखिए महर्षि, ये कौन है? आपका पतंजलि है। ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इसने देखिए ये किसके समकालीन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? ठीक है, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा है? इस चीज को आपको कमेंट करके बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कमेंट, ठीक है, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा है? ठीक है, ये कौन है? आपके पतंजलि। योग दर्शन के, आप अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है कहकर, तो बाबा रामदेव को नहीं मार के आना है। योग दर्शन कौन है? आपके महर्षि पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शासकों में से किन्हें कविराज की उपाधि दी गई है? तो याद रखना हम लोग को यहाँ पर दो चीज मिलता है, एक कवि प्रिय, ठीक है, एक कवि प्रिय, एक है कवि राज। देखो कवि प्रिय बोलेंगे तो हम लोग बीरबल को मार कर आएंगे। कवि प्रिय अगर बोले है ना तो बीरबल। कवि प्रिय कौन थे? बीरबल। और कवि राज है, कवि राज की बात किया जाए तो समुद्रगुप्त को मार कर आना है। कवि, ये देखिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। समुद्रगुप्त को कवि राज की उपाधि से नवाजा गया है क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो हर चीज में पारंगत थे, चाहे वीणा बजाने में हो, चाहे गाने में हो, हर चीज में पारंगत है आपका समुद्रगुप्त। चाहे लड़ाई में, आज 100 युद्ध को विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 100 युद्धों के विजेता किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक बार इनका फोटो देख लेते हैं। ये है आपके समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपका समुद्रगुप्त, इसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, 100 युद्धों के विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहला राजा है जो दक्षिण भारत को विजय किया था। पहला राजा कौन है जो दक्षिण भारत को विजय किया था? पहला राजा है जो दक्षिण भारत को विजय किया था, उसका नाम है समुद्रगुप्त। अगर पहला राजा मुस्लिम शासकों में तो अलाउद्दीन खिलजी, दो का नाम याद रखना। उसके पहले दक्षिण भारत पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखना दशराग युद्ध का वर्णन आपका ऋग्वेद में है। दशराग युद्ध का वर्णन आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, दशराग युद्ध, सॉरी ये 7वें मंडल में, ये 7वें मंडल में कौन सा है? आपका दशराग युद्ध का वर्णन है। कैसे, इसको कैसे याद रखना है? युद्ध करेंगे साथ साथ, युद्ध करेंगे साथ साथ। कैसे करना है? युद्ध करेंगे साथ साथ। याद कैसे करना है? युद्ध करना है साथ साथ। मतलब 7वें मंडल में कौन से युद्ध का वर्णन है? दशराग। और दशराग युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया है और इसी रावी नदी का प्राचीन नाम है परुषणी या पुरुषुणी। रावी नदी का प्राचीन नाम है परुषणी या पुरुषुणी। रवि क्या है? पुरुष है ना। ठीक है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था?
तो याद रखना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। देखिए जैसे ही आपका नंद वंश खत्म हुआ, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद इतना ज्यादा क्रूर शासक था कि ये अपने राज्य से कोई मतलब नहीं था, पूरा रास रंग, पूरा मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे, यही बस चलता था इनका, है ना। तो इस चीज को जब सिकंदर यहाँ पर आक्रमण करने आया तो आपके चाणक्य बाबा गए कि भैया थोड़ा सा देख लो, भारत वारत को देख लो, है ना, कोई बाहर से आ रहा है, वो आज तक युद्ध नहीं आ रहा है। ये क्या बोलता है, अबे पंडित मुझको सिखा रहा है, और लात मार के क्या कर देता है, उसको नीचे गिरा देता है। उसी दिन से चाणक्य ने कसम खाया कि जब तक मैं तेरा समूल नष्ट न कर दूं, समूल नष्ट न कर दूं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा कहकर। और चाणक्य ने ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या कर दिया, धनानंद को परास्त कर दिया, मार दिया। और देखिए कभी भी, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य बता चुका हूं। और ये है आपका चाणक्य। चाणक्य नीति पढ़े हो ना आप लोग, चाणक्य नीति पढ़ो, वही चाणक्य है। याद रखना ये एक ऐसा इंसान है जो अपने बाप के दुश्मन को मारने के लिए अपना दांत तोड़वा सकता है, अपने चेहरे को जला सकता है। इतना अगर दृढ़ प्रतिज्ञा आपको अपने एग्जाम के लिए है तो आप अवश्य ही आप अपना पेपर निकाल कर दिखा देंगे इस दुनिया को। जो आपको ताना देते हैं उसको आप दिखा देंगे। लेकिन इतना ही इसका अगर 1% भी आपके मन में अगर उत्साह हो तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि चाणक्य ने अपने दांत तोड़ा, अपने आप को आग से झुलसा दिया, है ना। ऐसा इंसान मतलब इतना अपने मतलब लक्ष्य के लिए मतलब कोई ही होगा, है ना। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं, तो गुप्त शासकों द्वारा इसको कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं जी, रूपक कहते हैं। ये रूपक क्या है, चांदी का सिक्का है जो गुप्त वंश के शासक जारी करते थे। ठीक है, चांदी पहनने से रूप चमकता है। क्या ट्रिक क्या है, चांदी पहनने से रूप चमकता है, चांदी पहनने से रूप चमकता है। बोलते हैं ना सोना दे सुरक्षित मन, चांदी दे तेज दिमाग, ऐसे करके बस याद रखना है, चांदी से रूप चमकता है। मौर्य वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये जो मौर्य वंश आया ना, ये बौद्ध धर्म को क्या कर रहा था, बूस्ट कर रहा था, बौद्ध धर्म को बूस्ट कर रहा था। और यहाँ पर एक जो बौद्ध मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ थे, इसके सेना में सेनापति था जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। उनको ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा था और ये कमजोर शासक था बृहदर्थ, क्योंकि अशोक के बाद जो भी शासक है उतना अच्छे से नहीं रहे। अगर मैं कहूँ कि अशोक अगर शस्त्र त्याग नहीं करते तो हमारा भारत अगर गुलाम नहीं होता विदेशियों का, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी बात की, है ना। क्योंकि जब से अशोक ने अपना शस्त्र त्यागा तभी से हमारे देश में बाहर के लोग आने लगे। ठीक है, तो बृहदर्थ ने जैसे ही क्या किया, बृहदर्थ कमजोर शासक था और बृहदर्थ को कमजोर पाकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अखंड भारत का पहला ब्राह्मण साम्राज्य यहाँ पर स्थापना किया। और ये है आपके पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अखंड भारत का पहला ब्राह्मण साम्राज्य, और जितने भी पुराण इतने लिखे हैं सब इसी के समय लिखाए हुए हैं। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश के संस्थापक है, भारत का प्रथम ब्राह्मण। इसी के समकालीन कौन थे, आपका महर्षि पतंजलि। पहली बार देश में किसी ने अगर अश्वमेध यज्ञ किया है, पहली बार भारत में किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया है तो पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है। ठीक है, चलिए। कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, तो कालिदास किसके समकालीन थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त वंश के शासक हैं। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है गुप्त वंश के शासक हैं। इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और 9 रत्नों में से एक कौन थे, आपके कालिदास। कौन थे आपके जी, कालिदास 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी, तो याद रखना इसको हाइडेस्पिच के युद्ध, हाइडेस्पिच के युद्ध में
पराजित हुई थी, इसको वितस्ता या झेलम के युद्ध भी कहा जाता है। इसको वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी का ही। ये झेलम युद्ध है या हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? ठीक है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूं किसका बेटा था जी? बाबर के बेटा हुमायूं। और हुमायूं की बहन का नाम है गुलबदन। ठीक है, हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा है, इनकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं के बारे में लिखा, इसी को बोलते हैं आपका हुमायूं नामा। ठीक है, उसकी पत्नी ने नहीं लिखा है, उसकी बहन ने लिखा है। याद रखना, जीवनी और आत्मकथा दो प्रकार से होता है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। याद रखना, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह थे, देखो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों की आंतरिक काउंसिलिंग खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। बिल्कुल सही, ये सभी के सही, सभी क्या है आपके सही है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें नंबर। ठीक है, पहला गुरु नानक, पहला कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विजयनगर के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? अगर कोई भी इंसान विजय करता है, अगर कोई भी इंसान विजय करता है तो क्या बोलते हैं? हम विजय करके हम पिएंगे। पार्टी करते हैं ना पीने वाला, विजय करके हम पिएंगे। क्या बोलना है? विजय करके हम पिएंगे, तो हम पी। ठीक है, कोई भी युद्ध में विजित होते थे तो पीते थे ना, मतलब शराब मदिरा वगैरह जो भी है। तो इसका ट्रिक क्या है? विजय करके हम पिएंगे। हमको पीनी है, विजय करके पीनी है। क्या बोलना है? हमको पीनी है, हमको पीनी है, विजय करके। ठीक है, चलो हम पी। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किन्हें साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा? जो साइमन कमीशन आए थे भारत में, तो गंभीर चोट किसको लगी थी? तो लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो लाला लाजपत राय है, संडर्स की लाठी से ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो याद रखना, इनका श्राप था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाला प्रत्येक लाठी तुम पर भारी पड़ने वाली है। और जैसे ही लाला लाजपत राय शहीद हुए, उसके बाद अंग्रेजों का बुरा काल शुरू हो गया, ऐसे इतिहासकार लोग बोलते हैं। प्लासी के युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्लासी के युद्ध बंगाल में हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। बक्सर के युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। प्लासी के युद्ध बंगाल में हुआ था, प्लासी के युद्ध बंगाल में हुआ था और बक्सर के युद्ध बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस क्या था आपका? 1857 के क्रांति का कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। और उसमें ऐसा कहानी है कि कारतूस है गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। तो जो गाय की चर्बी हुआ करती थी वो हिंदुओं के भावनाओं को आहत करती थी, और जो सुअर की चर्बी है मुसलमानों के भावनाओं को आहत करती थी। तो जो मंगल पांडे नाम का 34वीं रेजिमेंट में जो सैनिक था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने दांत से नहीं खींचूंगा, और वहीं से मारधाड़ शुरू हुआ था, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ? सचिव का पद लिया गया था। देखो 1857 में क्या हुआ? आपका विद्रोह हुआ। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज लटपट तो बचे, है ना। अंग्रेज लोग तो ये कहते हैं कि अगर सिंधिया भी इसमें शामिल हो जाते तो हम लोग को बिस्तर गुल करनी पड़ती, हम लोग को भगना पड़ जाता। तो इसके बाद इन लोग दिमाग लगाते हैं कि अब हमारे द्वारा भेजा गया कोई आपके ऊपर शासन करेगा। इन अंग्रेज लोग शासन नहीं करेंगे, हम लोग जो महारानी विक्टोरिया महारानी बोलती हैं वहाँ से कि हम लोग जो भेजेंगे अच्छा आदमी को भेजेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा? सचिव। ये 1858 की बात है। जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? तो भाग्य विधाता। इसका शीर्षक क्या था? भाग्य विधाता। जन गण मन अधिनायक जय है ना।
तो भारत भाग्य विधाता, इसको याद रखना, भारत विधाता क्या है, भारत विधाता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कौन किसने गाया था, दिगंबर विष्णु पलुस्कर, किसका है, दिगंबर विष्णु पलुस्कर, इसको याद रख लेना दांडी मार्च के दौरान, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। आगरा शहर के संस्थापक कौन है, तो आगरा शहर के संस्थापक है सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी कौन है, आगरा शहर के संस्थापक है। इसको आप डेट बताना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, 2 डेट लिख रहा हूँ, 1506, दोनों में से कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी ने किया है ना। लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को पराजित करके कौन आया था यहाँ पर, बाबर आया था, ठीक है। 3 हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम है रत्नावली, क्या है जी, रत्नावली, याद रखना। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों की रचना किसने किया था, हर्ष ने किया था, है ना। हर्षवर्धन ने क्या किया था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों मोस्ट एमपी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस तीनों को आप लोग को क्या करना है, नोट करके रख लेना है। शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, इसे बुक ऑफ किंग भी कहते हैं, इसे बुक ऑफ किंग कहते हैं। ये शाहनामा है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछे शाहजहांनामा तो इनायत खां को मार कर आना है, शाहजहांनामा इनायत खां और शाहनामा फिरदौसी। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो उस्ताद मंसूर खां प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के काल में थे। ये जहांगीर है ना, जहांगीर थोड़ा सा दरवा है ना, थोड़ा सा दरवा टाइप के था, यह अनारकली के प्यार में डूबा रहता था, ठीक है। तो इसके शासन, लेकिन ये दरवा भले था लेकिन चित्र बढ़िया बनाता था, है ना, चित्र बढ़िया बनाता था, और इसीलिए इसको, इसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके काल को क्या कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णिम युग। जितने भी चित्रकार आएंगे इसी के काल में आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कुमार संभवम किसकी रचना है, तो याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहारम है, ये सब के सब किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। किसकी रचना है जी, कालिदास की रचना। मेघदूत है, ऋतु संहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है विश्व की, याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक कालिदास का है ना, विश्व का। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। और रामायण 2 आता है, एक रामायण आएगा, एक रामचरितमानस, ठीक है। रामायण लिखे हैं वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो दोनों याद रखना, रामायण आपका संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में है। तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। सभी के सभी मैं सब क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाऊंगा, पुराना आया हो से अब तक वर्तमान तक का आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नोट से बनाते चलिए। और जिसको हमारा आरपीएफ का बेस लेना है, इससे गजब से और पढ़ाई होगा। ये तो सिर्फ आपका सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप से अगर पढ़ाई करना है तो बहुत ही कम फीस में हमारे ऐप में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।